हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू दी सेशन। और दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की सीडीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 साल में ऑफ टॉपिक अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, अपन उन पर बात करने वाले हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी को देखेंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले इन्हें जरूर देख के जाइएगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग पाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है और इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू अल्फा, बी स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू बीटा एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू गामा। तो आपसे सो एंड सो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है चलिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले ए अल्फा, बी बीटा एंड सी गामा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं ए अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी सी। इसमें अगर बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो बी बीटा हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए बी सी। एंड थर्ड वाले में अगर मैं सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो सी गामा इक्वल्स टू हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए बी सी। ठीक है, अब बस वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो तीनों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कुल मिलाकर हो जाएगा 3 ABC। ओके, नाउ इसे मुझे डिवाइड करना है ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस सी गामा से। अब ए प्लस बी प्लस सी तो मुझे पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी तो मुझे पता है क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो हम बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहीं पर ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का, तो आप बता सकते हो कि ये पूरा और ये पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा, 0 नहीं बचता है। ध्यान रखना इस बात का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1। क्लियर है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है एक बार फिर देख लो। फॉर्मूला यूज हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। ये है आपके सामने अगला सवाल, पूछ रहा है हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ दिस हैव। इसके कितने रियल रूट्स होंगे। चलो एक काम करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये x अगर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, ये बचेगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इधर x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू प्लस 7 होगी। एंड आई होप अब आप इस सवाल का जवाब बहुत इजीली दे पाओगे कि भैया क्या होगा इसका सही आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि कितने रियल रूट्स हैं, तो बोलेंगे केवल एक। ओके, ओनली 1। बात क्लियर हो गई यहां तक। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस पर ज्यादा तकलीफ हुई होगी आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बोल रहा है अगर x की वैल्यू इतनी है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट
एक्स की पावर 1/4, बेसिकली इसको 1/4 बोल सकते हैं, इसको भी 1/4 बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसके 2 बार क्यूब रूट करने पड़ेंगे, सॉरी 2 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे एक्स की वैल्यू, या सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसका एक बार क्यूब रूट करते हैं। पहली बार जब क्यूब रूट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो देखो इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 97 प्लस 56 रूट 3। बोलो क्लियर है यहां तक बात? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहां तक समझने में। अब सुनो, अब अपन को क्या देखना है यहां पर, अपने को ये समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि यहां पर प्लस है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पोर्शन बता रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये 2ab वाला पोर्शन बता रहा है, ठीक है। यानी ये कुल मिलाकर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी बच जाएगा। अब देखो सारा खेल एक्चुअली यहां पर होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 2 कॉमन निकालने के बाद बचेगा 28 रूट 3, है ना। तो ये जो 28 रूट 3 है इसे भी मुझे तोड़ना पड़ेगा, या तो मैं a को 28 और b को रूट 3 मान लूं, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर ज्यूम करने पड़ेंगे जिनके स्क्वायर करने पर और उनको ऐड करने पर 97 आए। मेरे दिमाग में फिलहाल आ रहा है 28 को अगर मैं 7 से निकाल दूं तो 7 and 4 रूट 3, ऐसा हो सकता है ये। तो चलो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 16 इंटू 3 48, और इन दोनों को जोड़ने पर 97 बिल्कुल आएगा, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और अगर मैं यहां इसे रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 7 प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। अभी ये केवल अंडर रूट एक्स की वैल्यू है, अभी मुझे इसका एक बार और अंडर रूट करना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे इसके लिए रखना पड़ेगा 7 प्लस 4 रूट 3। अगेन इसे जब मैं तोड़ूं तो मुझे मिलना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में 2 तो यहां आ गया, तो ये हो जाएगा 2 एंड रूट 3। तो 2 एंड रूट 3 यहां हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 बिल्कुल सही, अपना तुक्का बिल्कुल सही बैठा है। तो हम अगेन बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और 1 बाय एक्स की पावर 1/4 कितना होगा, जस्ट इसी नंबर को पलट देना, पलट क्या देना, सेम नंबर रहेगा, आपको सिर्फ प्लस का माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 1/4, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 4। बात समझ में आ गई, 4 यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, अलजेब्रा के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल हैं। ऐसे सवाल एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर है और इसके पहले भी पूछे हुए हैं, तो इट इज़ नथिंग न्यू। बस हाँ, हो सकता है कि पहली बार 2 बार करना पड़ा हो, नहीं तो इससे पहले एक बार में काम हो जाता था। तो ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर दैट, 2 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल, और क्वेश्चन देखते हैं बनाना कैसे है। देखो 3 की पावर x-1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। ओके सुनो, 3 की पावर समथिंग प्लस 3 की पावर समथिंग इक्वल्स टू 6 कब होगा, एक सिंपल सा थॉट है, कब होगा 6, जब 3 प्लस 3 होगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा ज्यूम करूं कि यार ये जो है ना, ये एक्चुअली और कुछ नहीं 3 की पावर 1 होगा, और ये और कुछ नहीं 3 की पावर 1 होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। पावर 1 का मतलब एक तरफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और दूसरी तरफ x 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इन दोनों ही जगहों से आपको x की वैल्यू मिलेगी 2। बोलो हाँ।
और अगर दोनों ही जगहों से x की वैल्यू 2 मिल रही है, इसका मतलब है कि अपन सही रास्ते पर हैं, x की वैल्यू 2 ही रखनी है। यहाँ पर रख दो 2, कहानी खत्म करो। 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी थोड़ा सा रेडी रखिएगा। एग्जैक्टली मैं इसे अलजेब्रा तो नहीं, बट हाँ ये थोड़े से सर्ड इंडाइसेस वाले पोर्शन में जरूर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक बार कोशिश करेंगे इसको बनाने की, और कैसे बनेगा वो समझेंगे। तो सुनो, इस तरीके का क्वेश्चन ना आपको सबसे आसानी से बनाने के लिए एक काम करना होगा। क्या? एक्स और वाई का रेशियो निकाल लो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर एक्स और वाई का रेशियो निकालने पे काफी कुछ काम आसान हो जाएगा। जैसे एक्स अपॉन वाई करने पर क्या मिलेगा? ऊपर तो मिलेगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। नीचे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही है? हाँ बिल्कुल यही है, और कुछ भी नहीं। कहीं कोई साइन वाइन तो नहीं चेंज कर दिया मैंने? हाँ देखो कर दिया। यहाँ पर माइनस का साइन था, और वही मुझसे छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स आप मत करना, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। चलिए, अब जरा इस सवाल को देखते हैं बनाना कैसे है। अगर इसको देखकर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो को, तो एक बार लगा के देखें क्या निकल के आता है। चलो एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के देखते हैं। एक बार करेंगे अपन एक्स प्लस वाई, और एक बार करेंगे अपन एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई करने पर क्या आएगा? तो दिस प्लस दिस करने पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और 2a प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो जाएगा। एक्स माइनस वाई करने पर क्या होगा? एक्स माइनस वाई करने पर माइनस वाई करोगे तो ए से ए कैंसिल होगा, टू 2b हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इनटू नेगेटिव ऑल्सो। तो इसे मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल। एक काम और कर सकते हैं। क्या? यहाँ तो प्लस था ना, हाँ इसको प्लस कर लेना। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों टर्म्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। ये माइनस में है और ये प्लस में है, थोड़ा सा ही अंतर है, साइन का चेंज है। चलो देखते हैं इसके बाद अपन सॉल्यूशन में और क्या कर सकते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन के हिसाब से अपन इसको ऐसा ज़रूर देख सकते हैं कि अपन दोनों को ही चलो एलसीएम ले लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले ही लेते हैं, आज ख़त्म करो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, एक्स प्लस वाई तो उधर रहेगा ही, और एक्स माइनस वाई इधर रहेगा ही। कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2a प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, नहीं, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 2b माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अभी तो मुझे ये भी नहीं कंफर्म है। ठीक है चलो एक बार और कोशिश करते हैं बनाने की। इसको इधर ले आ लेना, इसको इधर ले आ लेना, थोड़ा सा एलसीएम और ले लेना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a³ माइनस 2ab² ये हो जाएगा प्लस a² प्लस ab² माइनस a² प्लस ab²। नीचे हो जाएगा ये 2a² माइनस 2b³ माइनस ab a²
माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो सॉल्व वॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर बी, सॉरी, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, क्या यही कैंसिल आउट हो रहे हैं, या मैंने कहीं मल्टीप्लिकेशन में फिर गड़बड़ कर दी भैया। ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी, सही है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर सॉल्व करने पर ये क्या निकल के आने वाला है, तो ये भी कैंसिल आउट होंगे और निकल के आएगा टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब, और टू से टू अगेन कैंसिल, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू इतनी होगी, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर टू ए क्यूब है, अरे सॉरी सॉरी, तो टू तो कैंसिल करने की ज़रूरत थी ही नहीं, टू तो कैंसिल करने की ज़रूरत थी ही नहीं, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो आपसे क्या पूछा था, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस ऑफ टू ए, सॉरी टू बी क्यूब, माइनस ऑफ टू बी क्यूब, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो, मेरे ख्याल से सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये दोनों बेसिकली माइनस में होंगे, ए स्क्वायर बी, ये भी ए बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी ए बी ए बी ए बी, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है, क्या सब कुछ बढ़िया चला है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चला है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी था, ऑब्वियसली मेरे को भी दो बार चेक करना पड़ा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी था, बट इवेंचुअली नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल आउट होंगे और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है और आपसे ये बनना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ये जो इतना लंबा चौड़ा है इसका एचसीएफ, और फिर नीचे वाले का एचसीएफ, इफ सी एंड डी का एचसीएफ वन है तो। अच्छा, दो नंबर्स का एचसीएफ वन कब होता है, जब वो दो नंबर कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम कहने का मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, जब सी और डी कोप्राइम है तो अपनी तरफ से कुछ कोप्राइम नंबर्स मान लेते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी और डी को ऐसा दो और तीन मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, क्योंकि दो और तीन में कुछ भी कॉमन नहीं है। वन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वन के साथ रह के उससे छोड़ दो। चलो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ए सी एक्स, मुझे सी पता है, तो ये हो जाएगा टू ए एक्स क्यूब। बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ, थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ, आप भी आराम से लिखिएगा। बी सी एक्स स्क्वायर, बी नहीं पता, सी यानी टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, ए नहीं पता डी पता है, थ्री ए एक्स स्क्वायर, ए सी डी, सी और डी दोनों पता है तो सिक्स ए एक्स प्लस बी डी, बी नहीं पता डी पता है, थ्री बी एक्स प्लस बी सी डी, बी सी डी का मतलब सिक्स बी, ठीक है, ओके। इन दोनों में से अगर मैं चाहूं तो टू 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 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर बचेगा एक्स ए प्लस बी, ठीक है, ये बचेगा। अब एक काम करता हूं, इन दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूं, थ्री एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, थ्री एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा एक्स ए
प्लस बी, और फिर इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी। बहुत बढ़िया। इन तीनों में से एक्स ए प्लस बी को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर बचेगा 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, ये तो हो गई पहली इक्वेशन को मैंने तोड़ दिया, अगर सी और डी की वैल्यू 2 और 3 है। सेम विद दिस, सेम गोज विद दिस, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वाली इक्वेशन भी ऐसी ही कुछ आएगी, जहां पर ए एक्स प्लस बी इंटू समथिंग आने वाला है, और अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो मिलेगा यही एचसीएफ कॉमन में ए एक्स प्लस बी वाला मामला, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा। अब ये जो मेहनत मैंने पहली इक्वेशन के साथ की है, ये आप दूसरे के साथ भी कर लीजिएगा और दोनों को चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ए एक्स प्लस बी इसी तरीके से कॉमन निकलेगा और अपना एचसीएफ वही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी, अप्रोच कैसे क्वेश्चन को करना है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो ये बहुत ही खूबसूरत सवाल भी है। बोल रहा है कि p की वैल्यू अगर x की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और q की वैल्यू अगर y की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और r की वैल्यू अगर z की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। देखो थोड़ा पेशेंटली समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही करना होगा तो मैं उड़ा सकता हूँ इस सवाल को। ठीक है, बोल दूंगा वैल्यूज पुट कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 वैल्यू ले लो आंसर आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्चुअली कुछ सीख कर जाओ, कुछ समझ कर जाओ, और इसीलिए मैं इतने लंबे लंबे सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ कि उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप कुछ भी समझ पाओ, उन स्टेप्स के थ्रू अगर आप कुछ भी समझ पाओ कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बता? तो मिलेगा x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ मिलेगा y की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? पावर 4 मिलेगा भैया, पावर 4 मिलेगा। x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4। यहाँ पर भी x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4। यहाँ पर भी मिलेगा z की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो ही जाना पहचाना कौन सा? x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस z की पावर 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, y की पावर 4 एंड z की पावर 4, यही मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जैसा दिखता है ना? ऐसे ही दिखता है। तो सुनो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, नहीं नहीं, ये स्क्वायर ही रहेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये सब स्क्वायर ही रहेंगे। ठीक है, ये सब स्क्वायर ही रहेंगे। ठीक है, सुनो, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर ही आएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, इस फॉर्मूले की वैल्यू अपने को पता है ना क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इधर की वैल्यू को कंपेयर करो तो ए का और कुछ नहीं, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, यानी मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है किसका मतलब? ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी? तो सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कहां से मिलेगा? अगर आप इस p प्लस क्यू प्लस जेड को ऐड कर लो, p प्लस क्यू प्लस आर को ऐड कर लो, तो आपको सेम टर्म मिल जाएगा। यानी इसकी जगह आप p प्लस क्यू प्लस आर बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। आंसर ऑप्शन ए होगा आपका सही। ठीक है, तो ये है भैया अलजबरा, बढ़िया सवाल हैं इनके। और देखते हैं क्या क्या बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता सवाल है।
लास्ट वाले क्वेश्चन से अपन ने एक चीज पता की थी क्या, कि इसकी जो वैल्यू है वो और कुछ नहीं बल्कि, अच्छा ऊपर देख लो सब कुछ सेम है, P की वैल्यू बिल्कुल वही है, Q की वैल्यू बिल्कुल वही है, Z की R की वैल्यू बिल्कुल वही है, एक बार मैच कर लो, बल्कि बिल्कुल सेम वही वैल्यूज है। तो अपन ने क्या देखा था, इसकी वैल्यू फाइनल आंसर से पहले निकल के ये निकल के आई थी, है ना, एक्स की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6 प्लस जेड की पावर 6 माइनस 3 x² y² z² यही निकल के आई थी। मैं इसी वैल्यू को सीधा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, x² इंटू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस z की पावर 6 माइनस 3 x² y² और z², ठीक है, प्लस p इंटू आर। अब देखो कहाँ है p और कहाँ है r, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, q इंटू आर है, सॉरी q इंटू आर, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस z² x², इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r, z की पावर 4 माइनस x² y² माइनस p² का मतलब वो जो p है उसका स्क्वायर कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस y² z² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है और फिर आंसर बताना है कितना आएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने खुद पर्सनली बहुत मेहनत करके सॉल्व किया था, ये सब टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप बोलोगे सर कैसे, मैंने मेहनत की थी तो मुझे पता चला, अब आपकी बारी है, तो इसे खोल कर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सारे टर्म्स अपने आप में एक दूसरे से कैंसिल होते हुए वैसे भी साफ साफ दिख जाएंगे। तो चलिए ये काम आपका है कैलकुलेशन वाला, और हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो सवाल लिखा गया है, पहले पढ़ लो। बोल रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस एम ए इंटू एक्स माइनस एम बी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, नीचे है एक्स प्लस एम ए, नीचे है एक्स प्लस एम बी। करना क्या है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो एक काम करते हैं, पहले ये जो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है इसको इक्वल टू के इधर लाते हैं और ये वाले पोर्शन को उधर पहुंचाते हैं ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिकली दिखे मुझे। ये हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू के उधर पहुंच के ये हो जाएगा x माइनस एम ए इंटू एक्स माइनस एम बी, और नीचे ये आ जाएगा x प्लस एम ए अपॉन एक्स प्लस एम बी, ठीक है। आओ इसे मिलकर सॉल्व करें और आंसर निकालें। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से x² प्लस प्लस क्यों माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, नीचे ये हो जाएगा x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू के इधर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा एम ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा m² ए बी, नीचे ये हो जाएगा x² प्लस एम ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस m² ए बी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको सिंपल कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देना है और आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे ही आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा, तो आपको ऊपर मिलेगा x² प्लस ए बी, देखो x² प्लस ए बी, नीचे आपको मिलेगा x² प्लस m² ए बी, ओके। अच्छा वो वहां से उठ कर आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको a प्लस बी, ठीक है। तो ऊपर मिलेगा x² प्लस ए बी, नीचे मिलेगा a प्लस बी, इतना ही मिलेगा, हाँ इतना ही मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, x² प्लस x² प्लस ए बी और नीचे मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू के इधर क्या मिलेगा, तो देखो जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा x² प्लस m² ए बी और नीचे मिलेगा m इंटू ए प्लस बी। क्या यही आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो में मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये जब नीचे आएगा तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा x² अब प्लस ए बी अपॉन x² प्लस
एम स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू 1/m। 1/m यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये लो, सिंपल। एक क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया और आंसर इजीली आपके सामने है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये सवाल, अच्छा, ये सवाल आगे ही एक प्रकार से उसका कंटिन्यूएशन है। वहां पर जो डेटा यूज जो अपन ने निकाला था उसी को अपन आगे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो, इसको अभी अपन ने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, देखो जरा पीछे क्या मिला था। इसको सॉल्व करने पर मिला था एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू 1/m। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू 1/m। क्रॉस चेक कर लो एक बार, यही मिला था कि नहीं मिला था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यही मिला था। इसको इधर ट्रांसपोर्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एम प्लस एम ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी। एक काम करो, इसको इधर और इसको इधर ले जा लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए बी माइनस एम ए बी। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना तो m-1 बचेगा, और यहाँ से ए बी कॉमन निकालना, ए बी एम कॉमन निकालना, तो ये बचेगा m-1। ठीक है, तो m-1 से m-1 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए बी एम। अब ये ए बी एम प्लस या माइनस किसी में भी हो सकते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी एम या एम ए बी, जो भी बोल लो बात वही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसा पिछले क्वेश्चन का डेटा अगले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर वो क्वेश्चन लिंक है, डेटा सब कुछ सेम है, तो आप जो डेटा पिछले क्वेश्चन में आपने फाइनल आंसर के रूप में निकाला है या बीच में कहीं निकाला है, उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान दे देना, सब कुछ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ पर कुछ प्लस माइनस में चेंज कर दिया और तुम वही डेटा उठाकर यहाँ पर यूज कर रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ हाउस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू पार्ट्स। One part is proportional to the number of rooms and the other part is proportional to the number of unit consumed. 400 is the monthly electricity bill for a house with 8 rooms and consuming 240 units. And 320 is the monthly electricity bill of a house, 6 rooms consuming 200 units. What is the monthly bill for a house for m rooms and n units? बहुत सिंपल बात है। उसने बेसिकली क्या किया है कि एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालने की कोशिश की है कि अगर m रूम है और n यूनिट कंज्यूम हो रही है तो फिर कितने का बिल बनेगा। तो देखो, एक कंडीशन आपके सामने पहले ही दी हुई है कि अगर 8 रूम है और 240 यूनिट यूज हुआ है तो 400 का बिल आया। तो या तो आप सीधा सीधा इक्वेशन में उठाकर पुट करके देख सकते हो कि क्या यहाँ पर 8 रूम और 400 रखने पर 420 आ रहा है। नहीं सॉरी, 400 नहीं, 240। 240 या यहाँ 8 और 240 रखने पर आपका बिल टोटल 400 का आ रहा है। और फिर सेकंड कंडीशन भी ऐसी सेटिस्फाई करके देख लेना, जैसे यहाँ पर 6 रूम एंड 200 यूनिट है, तो अगर मैं यहाँ पर 6 रूम एंड 200 यूनिट रखूँ तो यहाँ पर आपका बिल बहुत इजीली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 240, तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, 120 एंड 200 320 का बिल आ जाएगा। तो बाकी जगह पर मुझे नहीं लग रहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एक ही ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, दैट इज ऑप्शन बी। सेकेंड तरीका, इक्वेशन बनाओ, प्रॉपर इक्वेशन को आप सॉल्व करो फिर आंसर निकालो, वैसा भी किया जा सकता है। बट बात वही है फिर कि अगर इक्वेशन बनाना के सॉल्व करना है तो वो ज़्यादा स्मार्ट वे होगा नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि अपन ऑप्शन से जा सकते थे तो गो फॉर दी ऑप्शंस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं क्वेश्चन वही है। ठीक है लगभग वही बात बोली है। तो आपसे फाइनली पूछा है व्हाट इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फॉर अ हाउस फॉर 7 यूनिट्स एंड कंज्यूमिंग 300 यूनिट। बहुत बढ़िया। क्या क्या बिल निकल के आया था? 20m प्लस एन। 20m प्लस एन, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 7, तो 20 इंटू 7 प्लस 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210, सॉरी 140 प्लस 300, यानी आंसर हो जाएगा 440। तो 440 रुपए का बिल आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगेन पिछले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड ये सवाल भी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। और ए बी सी रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट नंबर है, वो भी ठीक है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जरा ऑप्शन पर एक बात ध्यान देना। अगर आप ऑप्शन पर देखोगे तो आपको एक रूट वन या -1 में से कुछ एक मिलना ही मिलना है। एक काम करता हूँ, मैं पहले ना 1 या -1 एक बार वैल्यू रखकर देख लेता हूँ कहाँ पर जीरो आता है। ठीक है, एक्स की जगह 1 रख लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी -2a -2b और a प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी जो रूट्स हैं वो -1 तो नहीं होगा। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात जैसे ही एक रूट +1 दिखाई दिया तो 2 सेकंड के लिए सोच कर देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहलाता है c अपॉन ए। अब इसमें c क्या है, c का मतलब ये वाला पोर्शन, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन सॉरी a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, c अपॉन a का मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और जरा 2 सेकंड के लिए सोच कर देखो, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में दो प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा हैं और एक जो प्रोडक्ट है उसमें से वो एक जो फैक्टर है या एक जो रूट है वो 1 है। मान लो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब अल्फा अगर 1 हो जाए तो मैं अल्फा को हटा भी दूंगा, यानी बीटा की वैल्यू सीधी सीधी यही निकल के आ रही है। तो एक तरीके से सेकंड रूट यहां पर आपको डायरेक्टली पता चल गया और वो है a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। खत्म क्वेश्चन। ये रहा ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, आई होप पहले से पता हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए होता है। ठीक है, इतनी सी बात मेरे ख्याल से ऑलरेडी पहले से ही पता होगी, नहीं पता थी तो अभी बता दी। अगला क्वेश्चन ये रहा, जरा देखो। तो देखो अगेन वही कनेक्टेड क्वेश्चन वाली बात है कि यहां पर भी आपको वही इक्वेशन दे दी है, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर है। बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन 1 इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स। सुनो ध्यान से देखो, ये वाला जो रूट है ये हमेशा लेस देन 1 होगा और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस सी। यानी ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये 1 से छोटी होगी, पॉजिटिव होगी बट 1 से छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ओके, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव का भी नहीं बोलो, हाँ पॉजिटिव होगा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी के लिए। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। सेकंड पूछ रहा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज नेगेटिव इफ ए बी एंड सी आर नहीं नहीं, देखो हमेशा नेगेटिव होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कौन सा वाला, वही ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो ऑलवेज नेगेटिव होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए यानी ओनली 1, केवल पहला स्टेटमेंट ही यहां पर आपको सही दिख रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल, एक बार पहले पढ़ो और देखो क्या लिखा हुआ है। देखो बोल रहा है कि ये ऊपर एक इक्वेशन है अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके ठीक है, ये दिस इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की कुछ रैंडम वैल्यूज भी ले सकते हो। बेसिकली एक्स वाई की ले लो, जेड अपने आप आ जाएगा एंड सो ऑन। आप इस तरीके से आराम से ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, बट लेट्स गो एथिकली। थोड़ा एथिकली चलते हैं अपन, ठीक है। सुनो जरा ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहाँ पर वाई जेड लिखा हुआ है। वाई जेड में अगर मैं इन दोनों को साथ में देखूँ तो ये वाई स्क्वायर भी है जेड स्क्वायर भी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेकंड मैं बोल सकता हूँ नीचे एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई को अगर साथ में ले लूँ तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, वाई और जेड, वाई और जेड को अगेन साथ में लेना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या न्यूमरेटर सेम है दोनों का, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ से एक्स और जेड को साथ में लेना, एक्स और जेड, वाई नेगेटिव में रहेगा तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके हम्म।
अगर ऐसा है तो फिर कैसा कैसा है? ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 तो ये ऐसी कंडीशन दिख रही है। अपन सबको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ऐसा होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, हाँ बिल्कुल सही यही होगा। प्लस यहां ध्यान से देखना, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड माइनस वाई, या एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। क्या यहाँ कुछ कैंसल आउट हो रहा है? हाँ, कुछ कुछ तो कैंसल आउट हो रहा है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे हैं या अपन ने कहीं कोई गड़बड़ की है? एक बार देख लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स और वाई यहाँ पर हो गया, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अपना एक्स और जेड आ गया, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले में अपना वाई और जेड आ गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई और जेड आ गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माइनस वाई माइनस जेड, नहीं नहीं नहीं, क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ है? क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से पूरी सही की है, बट एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। चलो देखो, तो अच्छा ठीक है, सॉरी, ये लास्ट वाले में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन को ना इसे माइनस में लेना पड़ेगा, ये माइनस ऑफ जेड रहेगा। ठीक है, और माइनस वाई रहेगा, तो यहाँ पर ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। ये क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये दोनों मेरे ख्याल से यहाँ पर कैंसिल होंगे और ये दोनों यहाँ पर कैंसिल होंगे। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और न्यूमरेटर तो सेम, न्यूमरेटर तो अलग अलग है ही, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब सबको ऐड कर देंगे तो वाई से वाई और एक्स जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एफ जेड। एक छोटा सा प्लस माइनस गड़बड़ हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, समझ तो रहे हो आप लोग, है ना? तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे अप्रोच करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑल दो तरीके बताने वाले ये भी बताएंगे कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू कुछ और ले लो और सॉल्व कर दो, या z की वैल्यू मत लो, x और y की वैल्यू ले लो, z की निकाल लेना। मतलब बताने के फिर 10 तरीके हैं, बट जो एथिकल मेथड हो सकता है वो ये है, और मैं चाहूंगा आप कंसेप्ट समझे, बजाय कि शॉर्टकट तो आप किसी भी दिन सीख सकते हैं। ठीक है, आइए, ये रहा अगला सवाल। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का, ये R है ना, ध्यान देना ये R है, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो अगर मैं यहाँ पर A B और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके देख लूँ तो भी कोई बुराई नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना कि A B और C जब आप रखोगे तो भैया कहीं पर भी आपको ये नहीं माइनस करके जीरो नहीं आना चाहिए, यानी बेसिकली ए बी और सी की वैल्यू इक्वल टू मत रखना, बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो मान सकते हो कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो पी का स्क्वायर यानी 1, ए का स्क्वायर 1, बी माइनस ए यानी 1 हो जाएगा, इंटू सी माइनस ए यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इन प्लस ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी 4, 4 अपॉन में क्या आएगा? सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी 1 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी करूंगा तो -1 आएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाय ए माइनस सी यानी 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इंटू बी माइनस सी -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा,
इस पूरे का मुझे होल स्क्वायर निकालना है। 1/2 -4 ये हो जाएगा +9/2। एलसीएम ले लेना दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 -8 +9/2। कुल मिलाकर 9 और 1 10, 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर प्रॉपर मेथड के थ्रू जाना है तो फिर यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और फिर अपने को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये तरीका बढ़िया काम कर रहा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई तरीकों कई जगहों पर अपन इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए बी एंड सी आर नॉन जीरो टू नॉट इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कैसे अप्रोच करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना उसमें आपने देखा कि यहाँ पर x एक तरफ है और a प्लस बी एक तरफ है, तो मैं ना इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं 1/x को इक्वल टू के इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1/x प्लस a प्लस बी -1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ओके, ये हो जाएगा। सॉल्व करते अपने को आता है कैसे करना है, चलो इसको इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस a माइनस b अपॉन x इंटू x प्लस a प्लस b, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन ए बी। ठीक है, सिंपल सीधा सा हिसाब यही है। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से इन दोनों से माइनस कॉमन साइन निकाल लूँ तो ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो एक काम करते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। एक चीज यहां से बहुत क्लियर जो मुझे दिख रही है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए एंड बी होने वाला है, यानी अल्फा और बीटा बेसिकली और कुछ नहीं ए और बी होंगे। तो मैं यहां से चाहूं तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि दिस एंड दिस इक्वल्स टू माइनस, एक रूट हो जाएगा माइनस ऑफ ए और एक हो जाएगा माइनस ऑफ बी, यानी एक तरीके से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू माइनस ए एंड माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात होगी नहीं। अल्फा स्क्वायर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक। अब देख लो भैया कहां पर सम ऑफ रूट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहे हैं और कहां प्रोडक्ट ऑफ रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ बी बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। तो यहां पर हमें माइनस ऑफ बी बाई ए करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा और सी बाई ए करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो अपन ने बहुत हद तक सॉल्व किया और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन उठा लिया, नहीं तो आप चाहो तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रखकर इसे यहां पर बना सकते हो बिना किसी तकलीफ के। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू निकालनी है एंड सो ऑन। एक काम करो, वैसे तो ये देखकर पता नहीं क्यों वही फील आ रहा है कि चलो रख लेते हैं a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। जस्ट वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी ये हो गया 6/2 इज 3। तो s की वैल्यू हो गई 3। अब देखो जहां जहां भी s माइनस सी आएगा वहां वहां जीरो हो जाएगा। तो एक तरीके से बोल सकता हूं कि ये पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। कुल मिलाकर बचेगा s स्क्वायर यानी 9 प्लस s माइनस ए यानी 2 इंटू एस माइनस बी यानी 1। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 9 2 11। अब सेम वैल्यूज पुट करो यहां पर ऑप्शंस में और कहां पर आ रहा है 11। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 9 का होल स्क्वायर 81 होता है, 11 नहीं होता है। ए बी बी सी सी ए, हाँ ये हो सकता है 2 6 3।
तो टोटल हो जाएगा 11। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ 11 एंड थ्राइस ऑफ 11 आंसर नहीं हो सकता, तो सिंपली अपन ने ए बी सी की वैल्यू पुट की और क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली बता दिया। आई होप तरीके समझ में आ रहे होंगे आपको किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल, काफी लंबा चौड़ा है, बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी सी एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, चलो एक काम करते हैं, लेट्स ओपन दिस। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी है, और ये माइनस थ्राइस ऑफ ए बी बी सी सी है भैया, यानी माइनस ऑफ ए बी बी सी ए बच जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, और फिर अपने साथ प्लस में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन सकता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स हैं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर स्क्वायर्स हैं किन्हीं भी 3 4 10 15 20 नंबरों के स्क्वायर्स का सम अगर 0 आ रहा है, यानी वो इंडिविजुअली अपने आप में 0 होंगे, यानी ये अपने आप में 0 होगा, ये अपने आप में 0 होगा, ये अपने आप में 0 होगा, और ये भी सब अपने आप में 0 होंगे। बोलो ठीक है, कभी भी 3 4 10 15 20 100 स्क्वायर नंबर का सम अगर 0 आ रहा है, यानी इंडिविजुअली हर नंबर अपने आप में 0 ही होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ये 0 हुआ तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0, यानी a और b बराबर हो जाएंगे, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 यानी b और c बराबर हो जाएंगे, और c माइनस ए इक्वल्स टू 0 यानी c और a बराबर हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहां से बोल सकता हूं a b c तीनों आपस में इक्वल होंगे, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि x y और z तीनों के तीनों ये भी आपस में इक्वल होंगे, बट ये आपस में 0 होंगे। दीज नीड नॉट टू बी 0, ये 0 ना भी हो तो चलेगा, बट तीनों बराबर होंगे, बट वो x y z 0 ही होंगे। तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z, एंड नेसेसरली ये 0 ही होंगे, ये 0 होना जरूरी नहीं है। तो a प्लस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तीनों में है, और नहीं ये 0 नहीं हो सकते, ये बराबर तो होंगे। एक्स वाई जेड नॉन जीरो नहीं, 1 नहीं हो सकता, 0 होगा, यानी ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर यहां से ये कैसे आ गया, तो देखो भाई कुछ फॉर्मूले आपको पहले से पता होना चाहिए। आई एम डिस्कसिंग पीवाई क्यूज। अभी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर आपके सॉल्यूशंस बड़े कंफ्यूजिंग है। भाई आपको अगर प्रीवियसली थोड़ा भी नॉलेज होगा तो फिर आपको आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे, बट अगर आप सोचो कि मुझे ये सॉल्व करना है और मुझे इसका ये यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया, या इसका ये फॉर्मूला भी होता है मुझे ये भी नहीं पता है, तो इट्स रियली हार्ड बेबी। मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बात समझना कि फिर ये यहां से ये कैसे आया, क्योंकि आप समझो ये यहां से यहां आना अपने आप में एक इंडिविजुअल सवाल है, अपने आप में वो एक क्वेश्चन है, वो अपने आप में एक दुनिया है, वो अपने आप में एक थ्योरम है। तो अगर ये चीज यहां से आप डिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो फिर कंफ्यूजन तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखो मैं पीवाई क्यों डिस्कस कर रहा हूं, आई एम नॉट डिस्कसिंग दी होल टॉपिक कि मैं बहुत ज्यादा बारीक चीजों पर भी ध्यान दे पाऊं। आई हैव ऑलरेडी लिमिटेड टाइम, और उस लिमिटेड टाइम में भी आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, और उसमें भी मुझे जो मैक्सिमम आउटपुट है वो देना है। तो वही बच्चे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे जिनका एटलीस्ट बेस क्लियर है, एक फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा सा उन्हें पहले प्रैक्टिस की हुई है, वो लोग ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आपको वापस टॉपिक वाइज शुरू करना पड़ेगा, और अभी समय नहीं है टॉपिक वाइज शुरू करने का। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले सीरीज के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज शुरू कर सकते हैं, बट अभी तो पीवाई क्यूज के लिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा एक और सुंदर सुशील सवाल। अब देखो उसने बोला m इज ग्रेटर देन n, ये बात उसने बहुत क्लियरली बोल दी है कि m जो है वो n से बड़ा है, एंड m एंड n आर रियल नंबर्स। अच्छा सॉरी इज लगाया है उसने, इज m इज ग्रेटर देन r इफ m एंड r आर रियल नंबर। क्या m n से बड़ा होगा?
कह नहीं सकते अभी, चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, तो क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से मैं ये बात बता सकता हूं कि m जो है वो n से बड़ा होगा? देखो अगर आप समझ पाओ तो ये बेसिकली a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। और फिर वही बात है, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है? ये है 1 क्यूब माइनस पी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप फॉर्मूला वाइज देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और यही ए बी को 1 और पी के फॉर्म में लिखकर एम की वैल्यू को मैं बोल सकता हूं एम इज नथिंग बट 1 माइनस पी क्यूब। 1 क्यूब भी था, पी क्यूब भी था, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक है, अगेन एन के बारे में क्या बोल सकता हूं? ये है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर एन क्या है? तो एन इज नथिंग बट 1 प्लस पी क्यूब। अब इसको देखकर आप में से बहुत सारे लोग पहली चीज जो यहां से कंक्लूड करेंगे वो क्या होगा कि भैया सर एन पक्का बड़ा है और एम छोटा है। नहीं, अभी अपन ये कंक्लूड नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अभी मुझे पी के बारे में नहीं पता। पी कुड बी नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू। देखो अगर यहाँ स्क्वायर होता ना तो फिर p नेगेटिव है या पॉजिटिव है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट p की वैल्यू से फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर p नेगेटिव हुआ, सपोज p हो गया -2, तो -2 करने पर ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। एंड p अगर +2 हो गया तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो? अभी जब तक p की वैल्यू नहीं पता है तब तक मैं ये डिड्यूस नहीं कर सकता। दूसरी बात, m इक्वल्स टू p इंटू एन। अच्छा, इस बात से भी कहीं पर भी ये बात तो निकल के नहीं आ पा रही है कि P पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगेन P पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों ही स्टेटमेंट से मैं P की वैल्यू पॉजिटिवली या नेगेटिवली नहीं बता पा रहा, जिसके कारण मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली M N से बड़ा है या छोटा है। तो जब दोनों ही स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट साथ में मिलाकर भी मेरा कोई काम नहीं आ रहे, मेरे कोई काम नहीं आ रहे, तो हम बोलेंगे इफ द इक्वेशन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। इसमें सॉल्यूशन कम था, कंसेप्चुअली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोला व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट इफ वन ऑफ द रूट इज दिस। ठीक है, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या हो गया? दूसरा रूट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो उसने बोला है कि पहला स्टेटमेंट कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ये है। तो अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ये है तो ऑब्वियसली मैं बता सकता हूं दूसरा क्या होगा। क्या होगा? बेसिकली अगर ये अल्फा है, एग्जाम्पल के लिए अल्फा है, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिस, और अल्फा की वैल्यू पता है तो मैं डिवाइड करके बीटा की निकाल सकता हूं। देखो वैल्यू क्या आएगी दैट डजंट मैटर फॉर मी, पर मैं निकाल जरूर सकता हूं। तो पहली वाली स्टेटमेंट से मैं बीटा या सेकेंड रूट की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1। बहुत बढ़िया। तो अगर उसने मुझे बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, जिसमें अल्फा की वैल्यू उसने मुझे बता दी है, तो माइनस करके मैं बीटा की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। यानी एक तरीके से मैं पहले वाले स्टेटमेंट से भी आंसर बता पा रहा हूं, दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी आंसर बता पा रहा हूं। तो कुल मिलाकर कहानी का तात्पर्य यह है कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ऐसा भी नहीं है कि मुझे दोनों की साथ में जरूरत पड़ रही है। अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हो तो भी मैं बता सकता हूं। देखो करना कुछ नहीं होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेकेंड रूट मिल जाएगा। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या करना होगा? दिस माइनस दिस, सेकेंड रूट मिल जाएगा। तो दोनों से मैं इंडिविजुअली आंसर तो निकाल पा रहा हूं, वो क्या होगा जानना जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो मैं बोलूंगा इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। जरूरी नहीं है कि आप रूट निकालो, निकाल सकते हो या नहीं, बस इतना सा बता दो। भैया पहले वाले से भी निकाल सकता हूं, दूसरे वाले से भी निकाल सकता हूं। जब वो पूछेगा कि क्या होगा तब फिर मैं वो निकालने वाली मेहनत करूंगा। अभी क्या मतलब जबरदस्ती मेहनत करके। ठीक है, मुझे इतना पता है ना, मैं निकाल लूंगा इसको। दिस डिवाइडेड बाय दिस, आंसर आ जाएगा। अब वो डिवाइड करने पर क्या आएगा उसकी अभी जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा, इतना पता चलना चाहिए था बस। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 विच इनडिविजिबल बाय 10। ठीक है, एक 3 डिजिट का नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 से डिविजिबल है का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि लास्ट में 0 होगा। ठीक है, अब वो नंबर मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, व्हाट इज द नंबर, मतलब वो नंबर मुझे पता करना है। ठीक है, बोल रहा है कि इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस एंड द 10th प्लेस ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 180। सुनो, 3 डिजिट का नंबर था, उसने बोला कि अगर मैं 10th प्लेस और 100 प्लेस के नंबर को इंटरचेंज कर दूं तो जो नंबर है वो 180 से डिमिनिश हो जाता है, यानी 180 कम हो जाता है। तो इससे तो बस यही पता चल पा रहा है कि यूनिट डिजिट 0 है, मान लिया, बट जो सेकंड जो फर्स्ट एंड सॉरी 10th प्लेस एंड 100 प्लेस के डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करने पर क्या आएगा ये पता चलेगा, बट एक्चुअली वो 2 डिजिट क्या है जिससे मुझे पूरा नंबर पता चल पाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर भी अगर इक्वेशन वाइज इसे समझना हो तो कैसे लिख सकते हैं, मान लो एक जो नंबर है हम उसे ऐसा ले लेते हैं कि वो नंबर रहा होगा 10x प्लस 10 नहीं 100x प्लस 10y प्लस z, ये है वो नंबर। ठीक है, अब इसमें अगर इन 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो वो नंबर डिमिनिश हो जाता है, यानी अगर मैं इसमें 100y माइनस 10x प्लस z को ऐसा माइनस कर दूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब इतने के डिफरेंस से बेसिकली इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इक्वेशन कुछ भी नहीं निकल के आ पाएगी खास। बेसिकली x और y तो यहां पर एज अ वेरिएबल रहेंगे ही रहेंगे, भले ही आप z को 0 मान भी लो कि भैया यूनिट डिजिट 0 होगा, मान भी लो, तो भी x और y एज अ वेरिएबल तो वहां पर रहेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट तो अच्छा, एक चीज यहां से ये पता चल गई कि फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, if the digit in the 100 place is halved and the digit in the 10th place and the unit place are interchanged, अच्छा, the resulting number is diminished by 336। ओके, तो बेसिकली एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, वो नंबर क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मैं आंसर जरूर बता सकता हूं। अच्छा, इसको बेसिक थ्योरी ऑफ अलजेब्रा भी समझ लो कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं अगर मुझे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस मिल जाएं तो मैं हर एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी फाइनाइट एंड रियल रूट्स। सही है, थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है ऐसा, फाइनाइट एंड रियल रूट्स। तो जब भी नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ यूनिक एंड रियल वैल्यूज मिलेंगी मुझे, और यहां पर वही सिनेरियो है। ठीक है, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन है, तो पहले वाले से मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरे वाले से एक इक्वेशन मिलेगी, कुल मिलाकर 2 इक्वेशन मिलेगी। आप बोलोगे सर वेरिएबल तो 3 है, एक्स वाई एंड जेड, बट ध्यान देना ये नंबर क्योंकि 10 से डिविजिबल है तो z तो 0 होगा, तो कुल मिलाकर वेरिएबल भी कौन से बचे, x और y। तो x और y 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यानी इन दोनों की हेल्प से ही मैं बता पाऊंगा कि वो नंबर क्या होगा, और हम बोलेंगे कि आंसर कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन नहीं, कैन बी आंसर्ड ईदर नहीं, if the question can be answered using both the statement together but cannot be answered using either statement alone, option C बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था, बोले सर वो कंफ्यूजिंग है, मैंने बताया कि अभी आपको कंफ्यूजिंग है। यहां पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना यहां पर, तो फिर अपने को बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं फिर बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर्ट हुआ है। ठीक है, हर्ट कैसे हुआ, हर्ट ऐसे नहीं हुआ कि क्या बोलना चाहिए मुझे बुरा लगा, हर्ट ऐसे हुआ कि कहीं ना कहीं शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और या फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जिन बेसिक्स की हम बात करते हैं, जो अभी हमने बोला कि यार यहाँ पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तीसरा वेरिएबल है जरूर बट वो 0 है, तो कुल मिलाकर बचे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से वेरिएबल्स के आंसर भी आ जाएगी, यानी एग्जैक्ट नंबर निकल जाएगा। अब जब तक मैं निकाल नहीं दूंगा कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, बट उनको ये समझना होगा कि क्वेश्चन का नेचर वो है ही नहीं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो ये जानना चाह रहा है कि निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बस इतना बता दो, निकालना नहीं है, हाँ या ना। इट्स लाइक डिविजिबिलिटी रूल, डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये बता दो बस, डिवाइड करके नहीं देखना है कि एग्जैक्टली कितनी बार में डिवाइड होगा,
लाइक डिविजिबिलिटी रूल, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना डिवाइड, बात खत्म, चलो ठीक है, अपना काम हो गया। ये है नेचर ऑफ द क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन के नेचर को समझोगे तब जाकर सही सॉल्यूशन पर आ पाओगे और इफेक्टिवली अपने आंसर्स बना पाओगे। ठीक है, यही चीज मुझे लग रहा है आजकल थोड़ी सी मिसिंग जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने देखा कि सीडीएस ने अपना पैटर्न चेंज किया या बोल लो थोड़ा सा लेवल ऊपर किया, लेवल टफ किया। उनने बोला कि सर 35 क्वेश्चन अगर आदमी बना पा रहा है तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, 35 क्वेश्चन से कम में नहीं हो पाएगा। एंड मेकिंग 35 क्वेश्चन इज प्रीटी हार्ड, प्रीटी डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि आप शायद क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझ पा रहे हो। अगर कोई व्यक्ति इस सवाल में उन एक्स वाई और जेड के वेरिएबल को निकालने निकल जाए तो इसमें सवाल पूछने वाले की गलती या जवाब निकालने वाले की गलती कि जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी नहीं तो तुम निकालने क्यों निकल गए भैया? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इट्स द नेचर ऑफ द क्वेश्चन जिसको आपको समझना पड़ेगा, और वो लिमिट कि भैया इतने के बाद आंसर आ जाएगा ना, तो इतने से ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, उससे ज्यादा करके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो। बोल रहा है आर एक्स वाई जेड इक्वल, ठीक है कि नहीं है मुझे क्या पता। तो पहला वाला तो बोल रहा है कि भैया स्टेटमेंट फर्स्ट ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। क्या ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई जेड बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज बताई थी कि अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही समझाया था मैंने अभी। और अगर हर एक नंबर जो कि स्क्वायर है और 3 हो या 10 हो या 30 हो, अगर स्क्वायर्स नंबर का सम 0 आ रहा है, यानी वो तीनों नंबर, 30 नंबर, जितने भी नंबर्स हैं इंडिविजुअली अपने आप में 0 होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी और सी इक्वल्स टू ए निकलेगा, यानी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी निकलेगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट बस से तो मैं आंसर बता पा रहा हूं कि आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल। वो कितने हैं वो निकालने नहीं निकलना है, बस इतना बता दो कि हाँ जर इक्वल है, बिल्कुल है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो मैं आंसर बता पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की क्या बोले? सेकंड स्टेटमेंट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर घूम फिर के तो वहीं पर बात आ रही है। सेकंड, अगर मैं इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करता हूं तो क्या निकलता है? यही निकलता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अगेन सेम चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड एक्स। तो बोले क्या सर यहां से भी सेम चीज ही डिड्यूस कर सकता हूं मैं? देखो यहां से सेम चीज भी डिड्यूस कर सकते हो, इट्स नॉट ही इट्स भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन तो ये कह रहा है कि हाँ हाफ ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, यानी ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, दिस हाफ इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल बात सही है, बट ध्यान से देखो उसने ये इंटू ये बराबर 0 बोला है, तो ये पोर्शन भी तो इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। यानी एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है इस इक्वेशन के हिसाब से कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा। मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब ये 0 हुआ तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हुआ, बट अगर ये 0 हुआ तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी वाली कंडीशन आ जाएगी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी वाली कंडीशन आ जाएगी। तो क्या मैं सेकंड वाले की मदद से ये बता पा रहा हूं कि ए बी सी इक्वल हैं? एक्चुअली नहीं बता पा रहा हूं। क्यों नहीं बता पा रहा हूं? बिकॉज आई एम नॉट श्योर। हो सकता है वो बराबर ना हो, बस उन तीनों का सम 0 हो। तो एक्चुअली स्टेटमेंट 2 से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। तो उन दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी भले ही ये है कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा मैं ए बी सी बोल रहा हूँ, सॉरी एक्स वाई जेड आ जाएगा ये, ठीक है। वो जहां पर भी ए बी सी लिखा है समझ जाना एक्स वाई जेड है। तो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड ये एक पॉसिबिलिटी है, बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मैं यहां पर अभी ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट इनफ फॉर मी कि मैं ये बता पाऊं कि एक एक्स वाई जेड बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो मैं साफ बोलता कि अगर ये कंडीशन आ रही है यानी एक्स वाई जेड बराबर नहीं है,
नहीं है तब के लिए मेरा स्टेटमेंट सही हो जाता। सेकेंड स्टेटमेंट तब सही हो जाता जब इनमें से दो में से कोई एक कंडीशन होती ही नहीं। पर अभी दोनों हैं और मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है। तो मैं बोलूंगा कि सेकेंड स्टेटमेंट मुझे कुछ भी कॉन्क्रीटली नहीं बता पा रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरे किसी काम का नहीं, मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से ही बता पाऊंगा। तो हम बोलेंगे इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, if the question can be answered using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इजी है, सिंपल है, आसान है, बस आपको सही अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। एक बार अप्रोच पकड़ ली तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इस सवाल को ध्यान से देखो और एक बार बनाने की कोशिश करो अपने एंड से, फिर मैं तो बैठे ही हूं बनाने के लिए। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। स्टेटमेंट 1 इज इनफ और नॉट, स्टेटमेंट 2 इज इनफ और नॉट, यही बता करना है। अच्छा, यहां पर एग्जैक्टली एक्स वाई जेड का रेशियो कितना है ये निकालना जरूरी नहीं है, आपको बस ये बताना है कि क्या सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से निकाल सकता हूं या सिर्फ दूसरे वाले से निकाल सकता हूं या दोनों को मिलाकर निकाल सकता हूं या दोनों को मिलाकर भी नहीं निकाल सकता हूं। क्या रेशियो आएगा वो जानना जरूरी नहीं है, निकाल सकता हूं या नहीं और किन कंडीशंस पर निकाल सकता हूं वो जानना जरूरी है। तो इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन, इट्स अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बात वही घूम फिर के आ गई कंसेप्ट पर। चलो सुनो, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। सीधी सी बात है, देखो पहले स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं निकाल पाओगे, एक्स वाई जेड का रेशियो पहले वाले से तो निकल ही नहीं पा रहा। दूसरे वाले से निकल सकता है क्या, तो देखो अकेले तो दूसरे वाले से भी नहीं निकल पाएगा, है ना। तुम इसको कितने ही इधर उधर पलटा के खेलते रहो, अकेले तो दूसरे वाले से भी नहीं निकल पाएगा। तो चलो, क्या मैं इन दोनों को यूज करके साथ में निकाल सकता हूं। हाँ, वैसा कुछ मैं कर सकता हूं, चलो कोशिश करके देखते हैं। अब देखो यहां पर मुझे एग्जैक्टली कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां मैं अभी श्योर नहीं हूं कि क्या मैं इन दोनों की मदद से निकाल भी पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। तो आई एम नॉट श्योर। जब मैं श्योर नहीं हूं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं ये मान लूं कि नहीं निकाल पाऊंगा या फिर मैं निकाल कर देखने की कोशिश कर लूं। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि मैं इन दो की मदद से निकाल ही लूंगा तो मैं निकालता भी नहीं, मैं सीधा बोलता कि हाँ निकल जाएगा, बात खत्म। बट अभी मुझे नहीं पता, तो चलो करते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू जेड वाई। इसको इधर कर देना तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड कॉमन हो जाएगा एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है, कहीं कुछ साइन आइन का पंगा तो नहीं हो गया, एक बार देख लो। नहीं, सब सही है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, या जेड कॉमन ले लो, जेड इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है, दोनों एक्चुअली एक्स के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं जेड इंटू वाई माइनस एक्स एंड दिस इक्वल्स टू जेड इंटू जेड माइनस वाई। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, अगर ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड होता है तो ओके, एक्स प्लस जेड यहां लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ट्वाइस ऑफ वाई से रिप्लेस करता हूं तो क्या कुछ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। यहां पर एक्स प्लस जेड पे मैं ये ट्वाइस ऑफ वाई रिप्लेस कर रहा हूं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स। वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक प्रकार से जेड और एक्स का रेशियो मिल गया 2:1। जेड और एक्स का 2:1 रेशियो मिल गया, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी या वाई का रेशियो मिल जाएगा। हाँ, दोनों की हेल्प से मैं निकाल तो सकता हूं, तो मैं बोलूंगा यस वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में मेहनत करनी भी पड़ती है जब आप श्योर नहीं होते कि निकाल भी पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है ना, इनको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी तभी आपकी बन पाएगी जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और फिर जब जरूरत लगे तब सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, एलसीएम इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज दिस। ओ, दो नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स का सम पता करना है, ठीक है। एक का अगर पहली कंडीशन में सिर्फ एलसीएम पता चले, सिर्फ एलसीएम पता चलने पर नहीं बता सकता मैं, सिर्फ एक नंबर पता हो और एलसीएम भी पता हो तो भी नहीं बता सकता मैं। तो या तो मुझे दो नंबर्स का रेशियो चाहिए पड़ेगा, या एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, या उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए पड़ेगा, यानी कुछ साथ में एक एक्स्ट्रा डिटेल और चाहिए पड़ेगी। फिलहाल मैं इन दोनों की मदद से भी नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो दो नंबर्स क्या हैं, तो उनका सम कितना होगा वो भी नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, तो हम बोलेंगे कि आंसर कैन नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो सही आंसर क्या होगा? इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। कभी कभी तो ऐसा लगता है टाइम ज्यादा ऑप्शन ढूंढने में लग रहा है कि कौन से वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस सवाल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, बोल रहा है इज एन एवरेज ऑफ द, इज नहीं वो इफ होगा, if the average of the largest and the smallest of the four given numbers greater than the average of the four numbers। ठीक है, if, अच्छा नहीं सॉरी, if नहीं, इजी है वो सवाल, क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। तो बोल रहा है कि मान लो अपने पास चार नंबर हैं ए बी सी डी, और ये अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा डी ले लो, ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा है बी, उससे बड़ा है सी, और सबसे बड़ा है डी। ठीक है, तो उसने बोला एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर का एवरेज जो है ऑफ द फोर गिवन नंबर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द फोर नंबर्स। ये बड़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर से। अच्छा, यानी आखिरी दो नंबरों का, मतलब सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जो एवरेज निकल के आएगा, क्या वो बाकी चार नंबरों के टोटल एवरेज से बड़ा होगा? ये बात मुझे बतानी है, होगा या नहीं होगा। चलो पता करते हैं, और ठीक है पता तो कर ही लेंगे। एक काम करो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होगा, एंड द स्मॉलेस्ट, इसको ठीक कर लेना। difference between the largest and the smallest number is less than the difference between the second smallest and second smallest and smallest of the number। अच्छा, सेकेंड स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, वहां पर क्या था? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट। ओके ओके ओके, सॉरी, एंड द सेकेंड को 80 एंड लिखा है, भगवान जाने क्या करके लिख रहे हैं, छोड़ो जान दो। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस, यानी डी और सी का जो डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअली लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट। ये लेस है बी और सी के डिफरेंस से, और बी और ए के डिफरेंस से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये इधर 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 पहुंच जाए, तो ए और डी का जो सम है, ए और डी का जो सम है, दिस शुड बी स्मॉलर देन सी प्लस बी के सम के। ओके, हाँ तो ठीक है ना, पता चल गया। ए और बी का सम छोटा है, ठीक है, ए और बी का सम छोटा है, तो अगर ए और बी का सम छोटा है, सी और डी का बड़ा है, तो ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ये गलत है। तो चलो पहले वाले से कम ये तो बता पा रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये गलत है, ठीक है, कितनी गलत कितनी सही, पर वो गलत तो है कम से कम। चलो एग्जैक्टली नंबर नहीं बता पा रहे, क्वांटिटी वाइज नहीं बता पा रहे, पर क्वालिटी वाइज तो बता पा रहे हैं कि नहीं वो गलत है, वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा होगा, या वो बड़ा नहीं होगा वो छोटा होगा, ये कम से कम बता पा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ए और डी का जो सम है वो छोटा है सी और डी के सम से, तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन एक्चुअली गलत है।
ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से तो हम बता पा रहे हैं कि जो ऊपर लिखा है वो गलत है। सेकंड बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी a प्लस डी, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट, ठीक है, a एंड d इज एक्चुअली greater than the difference between the second largest and second smallest. Second largest is C and second smallest is D. अच्छा, सॉरी C माइनस B। यहाँ से ये पता चल पाएगा कि B और D का जो सम है, B और D का जो सम है, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन सम ऑफ A एंड C। ओके, तो A और C नहीं, ये कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहां पर तो सीधा सीधा रिलेशन एडी और बाकी सबका था, तो यहां पे मुझे एडी और सीडी का रिलेशन, एडी और सीबी का रिलेशन मिल गया, तो मैं उसको कम से कम रिलेट कर पा रहा था। यहां तो एसी है और बीडी है, तो ये रिलेशन एक्चुअली मेरे अभी तो कोई काम नहीं आ पाएगा। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, केवल पहले वाला स्टेटमेंट ही मुझे बता पा रहा है कि जो लिखा हुआ है वो गलत है या सही है। देखो, आंसर गलत है या सही है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि मैं आंसर निकाल पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इज। क्या आप बता पाओगे? हाँ, मैं बता पाऊंगा कि ये गलत है, तो गलत बोलना भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जी हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। सो आंसर कैन बी बोथ, answer can, the equation or question can be answered using one of the statement alone but cannot be answered using other statement alone। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इनइक्वालिटीज के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप ये चीज रिलेट कर पाओगे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज a माइनस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस बी माइनस सी। क्या ये है या नहीं है? बात को समझना, अगर वो है तो भी आंसर पता चल गया, नहीं है तो भी आंसर पता चल गया, यानी हमें एक कॉन्क्रीट आंसर चाहिए कि जो लिखा है वो सही है या वो गलत है। वो चीज क्लियर होनी चाहिए इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। अगर इन स्टेटमेंट के थ्रू वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो ये स्टेटमेंट हमारे काम के नहीं है। वी कैन नॉट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट। चलो देखते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी में ए से ए गया तो ये हो जाएगा, सी उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से सी इज एक्चुअली ग्रेटर देन ए, सॉरी सी इज एक्चुअली ग्रेटर देन बी। अब अगर सी इज ग्रेटर देन बी और बी नेगेटिव है तो सी बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और सी नेगेटिव है तो बी तो नेगेटिव है ही। इससे तो कुछ नहीं पता चल पा रहा है, मतलब दोनों से ही कुछ नहीं समझ में आ पा रहा ना। देखो बी नेगेटिव है, मैंने बोला ठीक है भाई बी नेगेटिव मान लो, तो बी अगर नेगेटिव है तो सी उससे भी बड़ा नेगेटिव हो गया, तो सी उससे क्योंकि सी बड़ा है तो भले ही ये नेगेटिव है तो सी उससे बड़ा नेगेटिव हो गया। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि सी नेगेटिव है, अब अगर ये नेगेटिव है तो ये उससे छोटा है। छोटा है मतलब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं 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 सॉरी, ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये नेगेटिव हुआ तो ये डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव ही होगा, तो दोनों नेगेटिव हो गए तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं बता पाएंगे यार, नहीं बता पाएंगे, नो नॉट पॉसिबल। इस बार मैं फिलहाल नहीं बता पाऊंगा कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं निकल के आ पा रहा है कि एग्जैक्टली ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी प्लस सी में कौन सा वाला स्टेटमेंट बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि दोनों ही सिचुएशन में या इन दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करके भी मैं ये नहीं बता पा रहा हूं कि एग्जैक्टली कौन बड़ा है कौन छोटा है, या ए माइनस बी प्लस सी या ए प्लस बी माइनस सी, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है मैं नहीं बता पाऊंगा। तो सही आंसर होगा जब दोनों सही नहीं बता पाऊंगा तो इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर। बहुत बढ़िया, दोनों को साथ में यूज करके भी नहीं बता पा रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो एक बार और सुन लो समझ लो। एक काम करो, ये छोड़ो, अब ऐसा समझो कि चलो इमेजिन कर लो बी कोई एक नंबर है। ठीक है, इमेजिन कर लो, ए इमेजिन कर लो कि चलो 10 है, बी को इमेजिन कर लो कि चलो बी नेगेटिव ऑफ 5 है। तो अगर ये 10 है
ये -5 है, ठीक है, ये 10 है और ये -5 है, तो ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 15 है और ये 5 है, 15 है और ये 5 है। तो देखो यहां पर सिचुएशन क्या है कि अगर सी पॉजिटिव नंबर है तब तो ये बड़ा हो जाएगा, बट अगर सी नेगेटिव नंबर हो गया तो इसके बड़े होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है। मान लो सी की वैल्यू -50 हो गई, -50 होने को तो 50 लाख भी हो सकती है। मान लो सी की वैल्यू -50 हो गई, तो अगर सी की वैल्यू -50 हो गई तो क्या कर लोगे भैया, -50 -50। अब यहां पर ये प्लस हो जाएगा तो अब ये नंबर बड़ा हो गया। मान लो इसकी वैल्यू +50 रही तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली फर्स्ट वाले से मैं नहीं बता पा रहा हूं, या सिर्फ बी इज नेगेटिव बोलने से मैं नहीं बता पा रहा हूं कि क्या पॉजिटिव है, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेम गोज विथ सी, सी के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो जो काम मैंने अभी बी के साथ वैल्यू पुट करके किया वही आप सी के साथ करके देख लो, लगभग वैसी ही सिचुएशन दोबारा आपके सामने आ जाएगी कि भाई बी का कुछ नहीं बोल सकते, बी कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी बी पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। अच्छा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी सिचुएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ये मैं नहीं बोल सकता कि ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है। तो यहां पर कुल मिलाकर बात ये हो जाती है कि इवन ना पहले वाले से ना दूसरे वाले से और ना इवन दोनों को मिलाने कर भी मैं ये कहीं पर भी कंक्रीटली नहीं बता पा रहा हूं कि ये छोटा है ये बड़ा है, हो सकता कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई। दो चार नंबर अपनी तरफ से इमेजिन करके देख लेना, लगे तो जो मैंने किया उसके अलावा कुछ और करके देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। थोड़ा हाथ पांव दिमाग तुमको भी चलाना पड़ेगा, मेरे अकेले चलाने से नहीं होगा, ठीक। सुनो अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल 21 पेंसिल एंड सॉरी 15 पेन 21 पेंसिल एंड 18 नोटबुक्स। ठीक है निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है उसमें। चलो इसकी कीमत मान लो, पेन की कीमत x मान लेते हैं, पेंसिल की कीमत y मान लेते हैं, और नोटबुक की कीमत z मान लेते हैं। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 7 पेन यानी 7x +6y +5z इन सब की वैल्यू है 200 रुपए। सिर्फ पहले वाले से ये पता करना कि वो 15 पेंसिल 15x +21y +18z की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ इससे तो नहीं बता सकते, ठीक है। वो उसका कोई मल्टीपल भी नहीं है ना कि मान लो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का डबल कर दूं तो मुझे ऊपर वाला सीधा सीधा इक्वेशन मिलने लगे, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वाले से तो मैं नहीं बता सकता। चलो लेट्स ट्राई विद द सेकंड वन। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि 3 पेन 3x +8y +7z +7z इक्वल्स टू 210, ठीक है। अलोन अकेले तो मैं इस इक्वेशन से भी कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। सिर्फ ये वाली इक्वेशन का यूज करके भी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि x कितना है y कितना है या z कितना है, या इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर लूं तो ये तो भले ही मैच हो जाएगा, पर 8 या 24 ये मैच नहीं हो रहा है, 7 या 21 ये मैच नहीं हो रहा है, 7 5 35 वो मैच नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि इंडिविजुअली ना मैं इससे बता पा रहा हूं ना इससे बता पा रहा हूं। अब क्या दोनों इक्वेशन मिलके कुछ कमाल कर सकती हैं? लेट्स ट्राई, कोशिश करके देखते हैं। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ हो सकता है। चलो एक बार ऐड करके देखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आध कुछ वाई आई नेगेटिव में वाई या जेड नेगेटिव में आने लगेगा और वहां से कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, इस बार अपन ऐड करके देखते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पर मिलेगा 10x +14y +12z। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मिल जाएगा 10x +14y +12z इक्वल्स टू 410। एक चीज गौर करना, जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये जो इक्वेशन मुझे मिली है इसका ही एक मल्टीपल इक्वेशन मुझे पूछा हुआ है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर मैं 1.5 या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 18। तो देखो 15 21 एंड 18, 15 21 एंड 18 और राइट हैंड साइड पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे वो जो पूछा है उसका आंसर देना है। तो मैं बोलूंगा यस दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन वाला कौन सा है भैया ऑप्शन,
इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ में आई। तो इक्वेशंस के साथ खेल हुआ है और कुछ भी खास नहीं, सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, और दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल विद द डायमीटर एज इट्स बेस। बहुत ही सुंदर सवाल है, इजी क्वेश्चन बोलते हैं ना जिसको, इजी क्वेश्चन, वो वाला सवाल है। बोला है कि एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का जो कि एक सेमी सर्कल पे है और जिसका बेस उसका डायमीटर है, उस सेमी सर्कल का डायमीटर है। ये रहा सेमी सर्कल, इसके डायमीटर के हिसाब से एक ट्रायंगल बनाना है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये सबको पता है। अच्छा 20 है, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि ये दो साइड्स कौन सी हैं, बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर नहीं बता पाऊंगा। हाइपोटेनस 20 यहां पर मुझे भले ही पता चल गई हो, तो पहले वाले इक्वेशन से तो मैं नहीं बता पाऊंगा एरिया कितना है। दूसरा वाला बोल रहा है कि टू शॉर्टर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12 एंड 16। अच्छा सुनो, अगर मुझे ये नहीं भी पता होता ना, फर्स्ट वाला, सिर्फ सेकंड पे मैं बात करूं, मुझे ये पता चल जाए कि दो दो शॉर्टर साइड्स मतलब समझते हो ना। पहली बात तो ये समझो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर, बेस पर बनने वाला कोई भी ट्रायंगल, बेस से बनने वाला, बेस मतलब डायमीटर पर बनने वाला कोई भी ट्रायंगल एक 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली सेमी सर्कल, कोई भी एक सर्कल ले लो, अगर उसके डायमीटर पर कोई ट्रायंगल बना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल में कुछ नहीं होता, आधा सर्कल गायब हो जाता है। तो मान लो ये ऊपर वाला आधा गायब हो गया तो नीचे वाले आधे को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस यही हुआ है कि ये है सेमी सर्कल, इसके बेस पर अगर सॉरी इसके डायमीटर पर अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो पहली बात तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और 90 डिग्री बनेगा यहां पर। तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो ये होगा। बाकी ये जो दो शॉर्टर साइड है जिसको अपन परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं, ये अगर 12 और 16 है तो ये पता चल गई, तो ये पता चल गया और ये तीनों पता चल गया, और बेसिकली इसको पता चलने की जरूरत भी नहीं है मुझे, अभी हाइपोटेनस की जरूरत भी नहीं है या डायमीटर की जरूरत भी नहीं है। 1/2 बेस इंटू हाइट कर दूंगा तो भी एरिया पता चल जाएगा। तो सिर्फ सेकंड वाला काफी है मेरे लिए आंसर बताने के लिए, फर्स्ट वाली की मुझे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो बोल रहा है इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं इधर का मतलब किसी एक से भी तो नहीं होगा, केवल सेकंड वाले से हो रहा है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना, सही आंसर होगा। क्योंकि फर्स्ट वाले से मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूं, पर जब मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूं तो मुझे फर्स्ट वाले की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से मैं आंसर बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली सही आंसर क्या होगा। आई होप बात सभी को समझ में आ रही होगी और कुछ ना कुछ नया ग्रैब कर रहे होगे आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक बार खुद ट्राई करो इसे बनाने की, फिर देखते हैं कितने लोगों ने सही बनाया। अच्छा, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि इसको बनाने का ट्राई करो, मेरा मतलब होता है कि वीडियो को पॉज करो और फिर एक बार इसको बनाने की कोशिश करो, ये मेरे कहने का मतलब होता है। तो ये नहीं कि बस बैठे रहो और इंतजार करो कि मैं कब बनाऊंगा, अपने एंड से कोशिश किया करो पहले बनाने की, भले ही वीडियो पॉज करके करो, मैं थोड़ी भगा जा रहा हूँ, मैं तो करवाऊंगा ही सॉल्व, ठीक है। सुनो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। रूट्स डिफर बाय 5 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा बी, यानी सम ऑफ रूट्स है बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c-5। कैसे, जब आप इसको इक्वल टू के इधर ले क्या होगा तो ये माइनस में हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी अल्फा इंटू बीटा है, ये हो जाएगा c-5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, चलो सुनो, मान लो उसने बोला कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो 5 के बराबर है, तो लेट्स मेक स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से निकाल के लाओगे और अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकाल के लाओगे, ये प्लस में है, नहीं नहीं ये माइनस में रहेगा ना, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही कुछ करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
हम्म। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आपको कैसे करना है। लेट्स मेक इट बिट क्लियर। सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चलो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। क्या मैं इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अगर मैं अपनी तरफ से प्लस 2ab करूँ तो ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25। हाँ अब ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है बी स्क्वायर है, -4 अल्फा इंटू बीटा अपने को पता है C-5 है, इक्वल्स टू 25 होता है। तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर -C इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा 20, बी स्क्वायर -C इक्वल्स टू 20, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? अरे नहीं, 4 भी तो है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 4 भी तो था, 4 भूल गए अपन। चलो 4 ले लेना, 4 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, C-5, ठीक है, तो C-5 कर लेना, C-5। चलो जब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4C प्लस 20 इक्वल्स टू 25। तो मैं बोल सकता हूँ इसको इधर ले जा लेना, बी स्क्वायर -4C इक्वल्स टू 5। बी स्क्वायर -4C इक्वल्स टू 5, क्या ऐसा कुछ है? बी स्क्वायर -4C इक्वल्स टू 5 या बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4C प्लस 5, बात वही है घूम फिर के। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ये अच्छे सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। और मैं हर बार बोलता हूँ कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी हमें कंसेप्ट पर पहले ध्यान देना चाहिए, बजाय कि हम ट्रिक्स, ट्रिक्स तो बताएंगे ही बताएंगे, ऑब्वियसली ट्रिक्स भी बताएंगे, बट कहीं ना कहीं कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो काम हो जाएगा। मैं कोई ट्रिक के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रिक, मैं तो खुद ट्रिक यूज़ करता हूँ क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है, बट मैं बताते समय इस बात की कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडेड अप्रोच रखें, ताकि क्वेश्चन में वेरिएशन आने के बाद भी आपकी ट्रिक डगमगाए ना। ठीक है, कई बार होता है क्वेश्चन में वेरिएशन आती है, ट्रिक डगमगाई जाती है, बोले ये वाली ट्रिक इधर लगी नहीं रही है, ये तो उस वाले के लिए थी। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखो, बोला है इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रूट्स इज दिस। अरे देखो, पहली बात तो ये जो कंडीशन उसने दी ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और जैसे ही उसने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से तुरंत पहली चीज जो आपको डिड्यूस करनी है वो ये कि इनमें से एक रूट जो है वो वन होगा, एक रूट वन होगा, पक्का लिख के ले लो। कैसे, सुनो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, यानी x की वैल्यू ऐसी कुछ रख दूं जिसपे a प्लस बी प्लस सी ये पूरा जीरो हो जाए, तो वो उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, आगे भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आता है, तो x इक्वल्स टू वन रखने पर या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होने पर समझ जाना कि x एक रूट तो वन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू वन रखोगे तो ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा c, और इसकी वैल्यू तो वैसे ही जीरो है, यानी कुल मिलाकर इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो हो गई, यानी x इसका एक फैक्टर है, तो वन तो इसका एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो। बात समझ में आई? तो वन वन वाली कंडीशन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी या सेकेंड रूट क्या होगा? अब अल्फा ये है तो बीटा क्या होगा? सुनो, ये अल्फा है तो बीटा क्या होगा? सबसे सिंपल तरीका होगा कि आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज कर लो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो अगर मैं बोल रहा हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, और अल्फा की वैल्यू मुझे पता है वन है, तो बीटा की वैल्यू अपने आप सी बाई ए निकल के आ जाएगी। सी बाई ए यानी ऑप्शन के हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत ही निहायत ही फ्री और सिंपल सा सवाल था, एकदम फ्री का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के नहीं होते भैया, ऐसे क्वेश्चन बनाने के होते हैं और इन पे नंबर लेके जाने का होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो, इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ठीक है, इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल लो। अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 टू द 18, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। ये है अल्फा, उधर रख देना, किधर, इधर, ये हो जाएगा 8 प्लस
2√7, 7 वन जा 7 होता है एंड 7 + 1 8 भी होता है, तो हम बोल सकते हैं बेसिकली ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ √7 + 1 का स्क्वायर रूट है ये। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा √7 + 1। हमारा सही आंसर होगा √7 + 1 यानी ऑप्शन डी। अगेन निहायत ही सिंपल फालतू सा सवाल, ऐसे क्वेश्चन तुरंत छक्का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे सोचने ही नहीं, सीधा बल्ला घुमाने का, और ये सीधे बल्ले पे ही आएंगी गेंदे, इसकी भी टेंशन मत लो। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो ये एक नेचुरल नंबर होगा, और एम अगर एक ऑड नंबर है तो ये एक इंटीजर होगा। ओके देखो ये एक नेचुरल नंबर निकल कर आएगा और ये एक इंटीजर निकल के आएगा। इंटीजर और नेचुरल नंबर में फर्क होता है, ये पता है ना, और इंटीजर और नेचुरल नंबर का फर्क यहाँ पर दिखना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, तो क्या 1 2 3 4 5 6 रखने पर ये एक नेचुरल नंबर निकल कर आएगा। ज्यादा नहीं, दो वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, क्या ये प्रॉपर नेचुरल नंबर आ रहा है यानी कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 1 रखोगे तो 1 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 2 रखोगे तो 2 × 4 + 2 6, 4 रह जाएगा। तो हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल सही आ रही है, n की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, वो काम कर रहा है। ऑड नंबर्स के केस में आप m की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। 1 रख के देख लो क्या मिलेगा, 1 कितना होता है सुनो 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा, 11 और 4 15 और 1 16, 16/1, 16/16 1 हो जाएगा। एक काम करो अपनी खुशी के लिए 3 भी रख के देख लेना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 + 9 4 36 + 11/16, ये कितनी बार में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 अपॉन 16, तो ये पूरा पूरा कितनी बार में जाएगा, सीधी सी बात है 8 बार में पूरा पूरा चले जाएगा। यानी ये एक कैसा नंबर हो गया, ये एक आपके लिए इंटीजर भी हो गया। तो हम बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां से अपन सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a यानी 7, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a यानी 1। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 1 1 हो 2 हो जाएगा, 2 माइनस कर लेना तो ये हो जाएगा 47, ठीक है। अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 × अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209, ये होता है 47 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 2 होगा, माइनस कर लेना, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल्स टू 2207, 2 माइनस होगा बस। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा किसी को कोई तकलीफ लेने की जरूरत है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा अगला सवाल और ये सबसे इजी सवालों में से एक है। x इक्वल्स टू √4 × √4 × √4 × √4, यहाँ ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए और ये सिचुएशन पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन में रहे और फिर अप टू इन्फिनाइट रहे, तो हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू a ही होगी। कैसे होगी, इस पूरे को अपन वापस x बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² इक्वल्स टू ax हो जाएगा, x के x कैंसिल, x की वैल्यू a हो जाएगी। जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर है। इस सवाल का जवाब सही जवाब 4 होगा, सिंपल। भाई थोड़ा तो तेज चलना पड़ेगा ना, मैं आराम से इत्मीनान से हर चीज नहीं बता सकता, पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, या तो फिर पूरा पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस पर भी आएंगे नेक्स्ट वाली सीरीज के लिए, उस पर भी आएंगे अपन। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है ए बी सी डी 4 पॉजिटिव नंबर्स है सच दैट a + b + c + d इक्वल्स टू 200, तो s की पावर s इक्वल्स टू -1 की पावर a प्लस -1 की पावर b प्लस -1 की पावर c प्लस -1 की पावर d। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s। अच्छा
एस की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी। ध्यान देना यहाँ पर एक्चुअली पूरा खेल ABCD का है, क्योंकि वो -1 की पावर में है। अब देखो पहली बात तो ये समझो कि चारों को जोड़ने पर एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। चार नंबर्स को जोड़ने पर इवन नंबर कब कब आ सकता है? पहली सिचुएशन, चारों की चारों इवन हो, चारों की चारों इवन हो या चारों की चारों ऑड हो, है ना। चारों की चारों इवन हो या चारों की चारों ऑड हो, या फिर कोई दो इवन हो कोई दो ऑड हो, कोई दो इवन हो और कोई दो ऑड हो। अब जरूरी नहीं ऑर्डर ये हो, ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है, बट उससे ऑर्डर आगे पीछे होने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तीन सिचुएशन हमारे सामने बनती हैं। या तो चारों नंबर इवन हो तो भी ऐड करने पर इवन आएगा, चारों नंबर ऑड हो तो भी ऐड करने पर इवन नंबर आएगा, या तो दो ऑड दो इवन हो। अच्छा, कोई सोचेगा सर तीन इवन एक ऑड नहीं हो सकता क्या? या तीन इवन एक ऑड नहीं हो सकता, या तीन ऑड एक इवन नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? ये दो कंडीशन नहीं होगी। क्यों? इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन होगा, बट इवन प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, तो तीनों का योग 200 तो हो ही नहीं सकता। ऑड ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस इवन इवन, सॉरी ऑड हो जाएगा। यानी यहां पर भी जो फाइनल आउटकम्स हैं वो ऑड नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये दो नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर तीन पॉसिबल कंडीशंस बनेंगे। अकॉर्डिंगली तीन एस की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तीन एस की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो हम बोलेंगे देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एस की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो हम बोलेंगे एस की तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। आई डोंट थिंक इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट बचा होगा। ध्यान रखना, ये नंबर्स इक्वल होने कोई जरूरी नहीं है, तो कोई बिल्कुल भी इस वहम में ना रहे कि बोले सर 200 को मतलब 50-50-50 है क्या? नहीं भैया, कम ज्यादा भी हो सकता है, और ऑड नंबर्स के केस में कम ज्यादा ही होगा। इवन नंबर्स के केस में आप फिर भी 50-50-50 मांग सकते हो, बट यहाँ पर 50-50-50 नहीं मांग सकते, तो ये कम ज्यादा होंगे, ठीक है। बट ये ऑड होंगे, इवन होंगे, और यही तीन सिचुएशन बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले पता है आपको क्या क्या होते हैं? ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर आपको सही फॉर्मूला पता चल जाए तो ये काम काफी आसान हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा एक और होता है। क्या? एक्स माइनस वाई इंटू, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2xy, तो ये +3xy, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। चाहो तो इसको एक्सपेंड करके देख लो, एग्जैक्टली यही मिलेगा आपको, ठीक है। यहां तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो अब सुनो यहां पर हो क्या रहा है। बेसिकली मुझे सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, एक x माइनस वाई की और एक x इंटू वाई की। x इंटू वाई अगर कोई देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि सर x इंटू वाई तो 1 होना है, तो x इंटू वाई की मुझे टेंशन है नहीं। कुल मिलाकर मुझे अगर किसी वैल्यू की टेंशन लेनी है तो वो वैल्यू है x माइनस वाई की, और चलो उसी की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस वाई कितना होगा? √3 + 1 अपॉन √3 - 1 माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहानी खत्म। नीचे तो दो आना ही आना है। ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ये हो जाएगा 4 + 2√3 -4 + 2√3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 = 2√3। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार का कोई शक संदेह बचा होगा। तो ये क्या निकला? ये बेसिकली निकला है x माइनस वाई, और x इंटू वाई तो सबको पता है ना 1 है। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहो तो 1 दिखाई देगा आपको। अब अगर इन दो की वैल्यू पता है तो बस सब्स्टिट्यूट करो। x माइनस वाई कितना है? 2√3। 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 3 12 प्लस 3 इंटू 1, 15 इंटू 2 = 30√3। क्या ये आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है। सिंपल था, आसान था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली आराम से बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को भैया उठा के खेलने का होता है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस हैं, इजी नंबर्स हैं, दीज आर इजी नंबर्स, इजी मार्क्स फॉर यू। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। सुनो, x² का कोफिशिएंट आएगा कहां से?
ये तो हो गए कांस्टेंट टर्म्स। जरा ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट कहां से आएगा? x का कोफिशिएंट बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना? और फिर ये वाले नंबर भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इनको अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख दूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से कितना निकलेगा? 1। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 कोफिशिएंट आएगा, तो 1 इंटू दिस कितना हो जाएगा? a इंटू बी माइनस सी। ये है इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये कितना है? b इंटू सी माइनस ए। और यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो यही हमारा कोफिशिएंट होगा, सी इंटू ए माइनस बी। चलो देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी। खत्म, जीरो। बिल्कुल सही, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जीरो। पहला वाला बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सेकंड? दूसरा वाला क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्या ये इसका कोफिशिएंट होगा? तो x का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनो, x का कोफिशिएंट निकलेगा x इंटू सी करने पर, x इंटू माइनस सी करने पर और माइनस बी इंटू एक्स करने पर। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों से x का कोफिशिएंट निकालूं तो निकलेगा नेगेटिव ऑफ b प्लस सी, और उसके साथ ये तो मल्टीप्लाई हो गई होगा, तो a इंटू बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी। तो कुल मिलाकर ये बनेगा, अच्छा ये नेगेटिव है तो इसको साइड में, माइनस ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इधर से क्या बनेगा? जब x का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए के साथ होगा और c का मल्टीप्लिकेशन या माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ c प्लस ए, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, चाहूं तो वैसे तो ये साइन इधर उधर करके इसको प्लस कर सकता हूँ, इधर उधर करके इसको भी प्लस कर सकता हूँ, तो बट ठीक है। वैसे ही मेरे ख्याल से अब बाद में समझ में तो आ ही गया होगा। आगे क्या होगा? ए बी हो गया तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? बी सी हो गया, सी ए हो गया, तो ए बी बचा, तो ए बी का स्क्वायर आएगा कि हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये x का कोफिशिएंट है, ये पूरा का पूरा x का कोफिशिएंट है, और ये जो x का कोफिशिएंट है ये कहीं से भी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के बराबर तो नहीं है, यानी सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हम बोलेंगे कि केवल पहला वाला ही सही है, ओनली वन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए, ये तो मैं भी समझता हूँ, बट समय की भी तकाजा है और वो चीज़ देखकर ही हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा कि समय हम कितना दे रहे हैं। जो क्वेश्चंस थे अच्छे सवाल थे, आई होप आप सभी को बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अप्रोच करना होता है, और बेसिक्स के साथ साथ बहुत ज़रूरी है शॉर्टकट्स का मिक्स करके यूज करना, और ऑप्शंस भी एट द सेम टाइम यूज करते हुए चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है। इट्स नॉट अबाउट दी आपको मैथमेटिक्स कितनी आती है, इट्स अबाउट कि आपको उस वक्त दिमाग कितना चला ताकि आपने गिवन कंडीशन से आंसर निकाल लिया। अब वो एकड़म लगाया कि तिगड़म लगाया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आगे और भी नए टॉपिक्स के आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगला जो टॉपिक हो सकता है हमारे लिए वो ज्योमेट्री हो सकता है, और ज्योमेट्री के भी बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन और कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नया वाला वीडियो भी आपके लिए ले आऊँ। और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।